हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रॉपिकल साइंस। तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th स्टैंडर्ड के फिजिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर 6 के बारे में, दैट इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो यार अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करता, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहला टॉपिक क्या दे रखा है, दैट इज़ डिफॉर्मेशन। ना देखो डिफॉर्मेशन क्या होता है कि द चेंज इन द शेप और साइज ऑफ द बॉडी ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि यार आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है ना, अगर आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा करके है ना उसका शेप या फिर साइज़ क्या कर दे रहे हो, चेंज कर दे रहे हो, तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ डिफॉर्मेशन। क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन। लाइक यहाँ देखो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ना। यहाँ सबसे पहले क्या दे रखा है, स्ट्रेचिंग बैंड का एग्जाम्पल दे रखा है। यहाँ देखो क्या होता है कि हमें पता है जो भी हमारा स्ट्रेचिंग बैंड होता है ना, जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं ना उसका साइज़ क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये सुनो। अच्छा, नेक्स्ट क्या आपका स्पॉन्जी बॉल। स्पॉन्जी बॉल में क्या होता है, जो भी यहाँ पे आप देख रहे हो है ना, ये जो भी आपका बॉल है अगर आप इसको कंप्रेस कर रहे हो तो इसका साइज़ क्या हो जा रहा है, देखो चेंज हो जा रहा है। आ रही बात समझ में है ना, इसका शेप भी क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक है, आप ये देख सकते हो। थर्ड वाले केस में क्या दे रखा है, आपको एग्जांपल दिया बो एंड एरो का है ना। देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको बेसिकली बो दे रखा है ना, आप उसको बेसिकली क्या कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो। क्या कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो। तो देखो ध्यान से उसका साइज़ क्या हो जा रहा है, उसका शेप क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर डिफॉर्मेशन हो रहा है। आगे बढ़ जाते हैं ना। देखो आगे इसमें एक टर्म आता है दैट इज़ इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। ना देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, आइए इसको समझते हैं। तो देखो इलास्टिसिटी क्या होता है, इफ़ द बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इट इज़ कॉल्ड इलास्टिक बॉडी एंड द प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो देखो इलास्टिसिटी क्या होता है कि यार जो भी हमारा बॉडी है ना, जब हम उसके ऊपर बेसिकली डिफॉर्मेशन फोर्स लगा रहे हैं ना, तो उसका क्या होगा, शेप या फिर साइज़ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये सुनो, ये अभी हमने देखा। अच्छा, तो अगर हम फोर्स को हटा दें, रिमूव कर दें ना, तो अगर वो पर्टिकुलर बॉडी जो है अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर पा रहा है, क्या कर पा रहा है, रीगेन कर पा रहा है, तो उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। ना देखो प्लास्टिसिटी क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा है ना। यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ़ द बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इट इज़ कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। यार ये बात समझ में है ना, बहुत सिंपल है। लाइक यहाँ पे देखो एग्जांपल में आपको डव दे रखा है ना। डव में क्या होता है, ये ना जब भी हम फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मेशन फोर्स लगाते हैं ना, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, तो वो बेसिकली अपने ओरिजिनल शेप पे मतलब ओरिजिनल शेप के ऊपर बेसिकली रीगेन नहीं कर पाता है। अरे बात समझ में है ना। इसी फिनोमेना को, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ प्लास्टिसिटी। ठीक है, आई होप यू गेट दिस। आगे देखते हैं क्या दे रखा है ना। देखो आगे इसमें एक टॉपिक दे रखा है दैट इज़ बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो ना देखो हमारे डे टू डे लाइफ में हमने जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स देखे हैं वो बेसिकली दो तरीके से बिहेव करते हैं। सबसे पहला तो होता है आपका इलास्टिक तरीके से, या फिर सेकंड होता है आपका प्लास्टिक तरीके से। देखो इन केस ऑफ इलास्टिक क्या होता है कि जब हम बेसिकली डिफॉर्मेशनल फोर्स को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो जो आपका इलास्टिक बॉडी है ना वो क्या करता है, अपने ओरिजिनल शेप या फिर साइज़ को क्या करेगा, रीगेन कर पाता है। क्या कर पाता है, रीगेन कर पाता है। वाइल अगर हम प्लास्टिक बॉडी की बात करें है ना, तो बेसिकली वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज़ को रीगेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, आपका इलास्टिक बॉडी है जो फर्दर जाके दो कैटेगरीज में डिवाइड है। सबसे पहला होता है परफेक्टली इलास्टिक और सेकंड होता है आपका पार्शली इलास्टिक। अब देखो परफेक्टली इलास्टिक से क्या मतलब है कि बेसिकली जब आप उस पर डिफॉर्मेशनल फोर्स हटाओगे तो जो आपका ऑब्जेक्ट है, बॉडी है ना, वो क्या करेगा, बेसिकली वो अपने 100% शेप को क्या करेगा, रीगेन कर पाएगा। ठीक है, इन रियलिटी ऐसा कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता है ना, फिर भी हम नियरली अगर बात करें, ठीक है, तो आपका कॉर्ड्स क्या दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है। और देखो नेक्स्ट क्या आपका पार्शली इनइलास्टिक। पार्शली इनइलास्टिक मतलब क्या, कि जो भी आपका डिफॉर्मिंग फोर्स आपने हटाया है ना, वो उसको हटाने के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है मतलब पार्शली आप क्या कर सकते हो, वो रीगेन करता है। आ रही बात समझ में। ठीक है, ओके। अब देखो प्लास्टिक बॉडी जो होता है वो भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड। सबसे पहला होता है परफेक्टली प्लास्टिक, सेकंड होता है पार्शली प्लास्टिक। ना देखो परफेक्टली प्लास्टिक जैसा बॉडी कोई इन रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, वही रीज़न है ना। नियरली अगर हम बात करें तो एग्जांपल क्या आपका पुट्टी। ठीक है, जैसे आप अपने घर में देखी होगी जो भी हम पीओपी वगैरह करते हैं ना, तो बेसिकली वहाँ पर हम पुट्टी का यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा। ना देखो ध्यान से, पार्शली प्लास्टिक में क्या होगा, एग्जांपल है आपका डव। ठीक है, जो कि बेसिकली आप देख सकते हो जो भी आपका डव होता है ना, वो बेसिकली अपने बॉडी, अपने शेप को प्रॉपर तरीके से रीगेन नहीं कर पाता है। ऑल राइट, आगे हमें टॉपिक दे रखा है दैट इज स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। नाउ देखो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला आता है दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस का स्टेटमेंट क्या बोलता है
कि द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। और देखो स्ट्रेस क्या होता है कि जो भी आपका बॉडी है ना, उसके अंदर जो भी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है आपका, है ना, और बेसिकली आपको उसको डिवाइड करना है एरिया से, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका स्ट्रेस के इक्वल हो जाएगा। यानी सिंपल आपका स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बन गया, फोर्स अपॉन एरिया। ना देखो ये प्रेशर से एक टोटली डिफरेंट टर्म है, ठीक है। प्रेशर जो होता है वो भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, लेकिन यहाँ पे देखो ये इंटरनली लग रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसको स्ट्रेस बोल रहे हैं। ना देखो एग्जांपल आप अगर बात करो, जब भी हम बलून्स बेसिकली ब्लो करते हैं ना, तो जो भी उसके अंदर डिफॉर्मेशन फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। आ रही बात समझ में, ठीक है। ऑल राइट, ना देखो यहाँ पे आपको सिंबल दे रखा है स्ट्रेस का। स्ट्रेस का सिंबल बेसिकली हम यहाँ पे डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। आप देख सकते हो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, आप इसके यूनिट्स भी देख सकते हो। ऐसा यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे आप m1 L-1 T-2, ठीक है। आप ये गो थ्रू कर सकते हो, मैंने आपके रेफरेंस के लिए दे रखा है। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाके देखो हम स्ट्रेस को बेसिकली 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है आपका टेंसाइल स्ट्रेस, और सेकंड होता है आपका वॉल्यूम स्ट्रेस, थर्ड होता है आपका शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है ना। देखो टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होता है कि जब भी आपका जो डिफॉर्मेशन फोर्स लग रहा है ना, बेसिकली उसकी वजह से क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है ना, लेंथ में वेरिएशन जब आ जाता है तो बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। सारी बात समझ में ना। इन केस ऑफ वॉल्यूम में क्या होगा, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है ना, उसके ऊपर जब हम डिफॉर्मेशन फोर्स लगाएंगे, है ना, तो वो उसके वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली चेंज आ जाएगा, है ना। तो उस स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, उस स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, आपका वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है। अच्छा, नाउ इन केस ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है कि जो भी आपका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है ना, जब हम उसके ऊपर डिफॉर्मेशन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, शेप। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे पहले क्या था, आपका एक रेक्टेंगल था, है ना, आपने यहाँ से डिफॉर्मेशन फोर्स लगाया है, देखो यहाँ से, तो इसका देखो एक पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, कौन सा स्ट्रेस लगा, आपका शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। और सो नेक्स्ट हमें दे रखा है दैट इज स्ट्रेन। नाउ व्हाट इज स्ट्रेन, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन ऑफ अ बॉडी टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। तो यार इसका क्या मतलब हुआ, जो भी आपका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है ना, तो उसके अंदर जब हम डिफॉर्मेशन फोर्स लगाते हैं, यानी स्ट्रेस जब लगाते हैं, तो बेसिकली उसके अंदर जो भी डायमेंशंस में उसके चेंजेस आते हैं, है ना, उसका आपको रेशियो लेना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन के साथ, ठीक है। जो भी उसका ओरिजिनल डायमेंशन था उसके साथ, तो जो भी आपका आएगा वो किसके इक्वल होगा, आपका स्ट्रेन के। यानी सिंपल आपका स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। ऑल राइट, ना देखो स्ट्रेन भी आपका सिमिलरली स्ट्रेस की तरह 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। सबसे पहला होता है टेंसाइल स्ट्रेन, सेकंड होता है आपका वॉल्यूम स्ट्रेन, और थर्ड होता है आपका शेयरिंग स्ट्रेन। ना देखो टेंसाइल स्ट्रेन से हमारा मतलब है कि जो भी आपका स्ट्रेन आने वाला है वो किस में आएगा, है ना, लेंथ में चेंजेस होने की वजह से आएगा। वॉल्यूम स्ट्रेन में ऑब्वियसली इसका क्या मतलब हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेन से हमारा मतलब है कि जो भी वॉल्यूम में है उसमें चेंज होगा, है कि नहीं। और शेयरिंग स्ट्रेन से हमारा मतलब है कि जो भी उसका शेप होगा ऑब्जेक्ट का, उसके अंदर चेंज आएगा, ठीक है। ऑल राइट, ना नीचे देखो एक नोट दे रखा है। नोट क्या कहता है कि स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, इट हैज़ नो यूनिट्स। यानी ये देखो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही सिंपल है। जो भी आपका न्यूमरेटर वाला टर्म है और डिनोमिनेटर वाला टर्म है, दोनों भी सेम होगा तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, यानी उसका कोई यूनिट बचेगा नहीं। यार ये बात समझिए, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। ऑल राइट, आगे बढ़ जाते हैं। ना देखो आगे जा कर के एक इंग्लिश फिजिसिस्ट है जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था, रॉबर्ट हुक नाम था, है ना। ये क्या कर रहे थे, ये वायर के ऊपर बेसिकली अपनी स्टडी कर रहे थे, ठीक है ना। वायर के अंदर जो भी टेंशन होता है उसके ऊपर बेसिकली स्टडी कर रहे थे। स्टडी करने के बाद इन्होंने अपना एक लॉ दिया है, ठीक है, जिसे हम हुक्स लॉ से जानते हैं, ठीक है। आइए इसको समझते हैं। इनका स्टेटमेंट क्या था कि विद एन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी आपका स्ट्रेस है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। यानी स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। अरे बात समझ में, ये कब पॉसिबल होगा, लेकिन ये कहाँ वैलिड होगा, आपका इलास्टिक लिमिट के अंदर, ठीक है। अरे बात समझ में, ठीक है। यानी आप अगर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो लोगे, उनका सिंपल मतलब था तो किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ ग्राफ में भी देख सकते हो, यहाँ पे स्ट्रेस, आप स्ट्रेस को बढ़ाते जा रहे हो तो आपका स्ट्रेन भी बेसिकली बढ़ते जा रहा है ना। आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हो, लीनियर ग्राफ है। अच्छा, ना यहाँ देखो जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अच्छा, ना देखो यहाँ इलास्टिक लिमिट क्या होता है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। यानी ये सिंपल मतलब है जो भी आपका मैक्सिमम वैल्यू है ना, जहाँ तक आपका स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट कहते हैं, ठीक है।
ना देखो नेक्स्ट आता है दैट इज़ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यार ये अभी हमने देखा है ना, ये कांस्टेंट था जो इंट्रोड्यूस हुआ था, है कि नहीं। अच्छा ना देखो ये होता क्या है, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। यानी वही चीज़ है ना, जो भी आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशियो होगा है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, बेसिकली आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आ रही बात समझ में। अच्छा ना देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी 3 टाइप्स हैं ना, वही अपने सबसे पहला होता है यंग्स मॉडुलस, सेकंड होता है बल्क मॉडुलस, थर्ड होता है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, इसको हम शेयर मॉडुलस भी बोलते हैं ना। देखो ध्यान से, यंग मॉडुलस से हमारा मतलब है जो भी आपका चेंजेस होगा वो कहाँ होगा, लेंथ में होगा, है ना। वही चीज़ अपना जो वॉल्यूम में होगा तो उसको हम बल्क बोल देंगे, अगर शेप में होगा तो हम क्या बोल देंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आ रही बात। ऑल राइट, आइए इसको वन बाय वन गो थ्रू करते हैं ना। सबसे पहला क्या दे रखा है, यंग्स मॉडुलस। क्या दे रखा है, यंग्स मॉडुलस। इसको हम कैपिटल Y से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है, यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। देयर लॉन्जिट्यूडनल क्यों बोल रहे हैं, जस्ट बिकॉज लेंथ में वेरिएशन हो रहा है। आ रही बात समझ में। नाउ लेट्स कंसीडर, आपके पास क्या है, एक मेटल वायर है ना, जो कि L लेंथ का है, जिसका रेडियस आपको स्मॉल लेटर R दे रखा है। ठीक है, नाउ बेसिकली आपने क्या किया, उसके एंड के ऊपर आपने एक लोड लगा दिया जिसका वेट किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। ठीक है, ऑल राइट। नाउ देखो जैसे ही आप इसके ऊपर एक लोड लगाओगे mg के इक्वल, है ना, तो बेसिकली क्या होगा, उसके ऊपर एक डिफॉर्मेशनल फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन से, है ना, और बेसिकली उसका लेंथ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो उस केस में अगर हम यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करना चाहे, उसका फॉर्मूला कैलकुलेट करना चाहे, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए उसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल होगा। वाइल आपका जो भी लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन होगा वो किसके इक्वल होगा, जो भी इंक्रीज होगा, है ना, जो भी चेंज होगा लेंथ के अंदर, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ के इक्वल होगा। ऑल राइट। ना देखो ध्यान से, हमें पता है फोर्स जो होता है वो mg के इक्वल होता है ना, और बेसिकली जो अभी आपका मेटल वायर है ना, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो किसके इक्वल होगा, बेसिकली πr² के इक्वल होगा। ठीक है, आपको रेडियस r दिया था तो आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया ना। स्ट्रेन के लिए आपने क्या लिखा, दैट इज़ जो भी आपका L है ना, चेंजेस इन लेंथ है, उसको आपने स्मॉल लेटर L से डिनोट किया है, वाइल जो आपका ओरिजिनल लेंथ था वो L के इक्वल था। तो यंग्स मॉडुलस किसके इक्वल होता है, आपका लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन के इक्वल होता है। ठीक है, आपने दोनों भी इक्वेशन से दोनों वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, आप उसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक y इक्वल टू mg कैपिटल L अपॉन में πr² L। ठीक है, ये आपका यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आता है। ठीक है, आई होप यू गेट दिस। आगे बढ़ जाते हैं ना। देखो सेकंड टर्म दे रखा है, दैट इज बल्क मॉडुलस। यार इसको हम कैपिटल K से डिनोट करते हैं। होता क्या है, बल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, ना देखो ये भी सिंपली आपका क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का ही रेशियो है ना। इंस्टेड ऑफ लेंथ आपको इस बार क्या कंसिडर करना है, वॉल्यूम कंसिडर करना है। आ रही बात समझ में। ठीक है, ऑल राइट। नाउ सपोज मान लेते हैं आपके पास एक रबड़ का बॉल है। ठीक है, एक बॉल है जो कि किसका बना है, रबड़ का बना है ना। ना आपने क्या किया, उसको एक वाटर के अंदर क्या कर रखा है, डिप कर रखा है। ठीक है, किसके अंदर डिप कर रखा है, वाटर के अंदर डिप कर रखा है ना। द मोमेंट आप उसमें डिप करोगे, है ना, होगा क्या कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे, है ना, सारे डायरेक्शन से, है ना, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन से क्या करेंगे, उसके ऊपर बेसिकली एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे। क्या एक्सर्ट करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये सोनो, ऑल राइट। नो इन दैट केस अगर हम बल्क मॉडुलस कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, तो किसके इक्वल होगा, सबसे पहली बात तो हमें पता है वॉल्यूम स्ट्रेस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल होगा। ऑल राइट। नाउ देखो ध्यान से, वॉल्यूम स्ट्रेन जो हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, ऑल राइट। ना देखो हमें पता है इन दिस केस, हाँ, इन दिस केस क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया है कि नहीं, किसके इक्वल हो जाएगा, आपका चेंज इन प्रेशर के इक्वल होगा। क्योंकि देखो प्रेशर क्यों आया, जस्ट बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। आ रही बात समझ में। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या हो जा रहा है, जो आपका फोर्स है, फोर्स अपॉन एरिया है, वो किसके इक्वल है, आपका चेंज इन प्रेशर के इक्वल है। ऑल राइट। नाउ स्ट्रेन किसके इक्वल हो जाएगा आपका, मान लो चेंज इन वॉल्यूम का आपने dV लिख दिया है कि नहीं, स्मॉल एलिमेंट dV लिख दिया, वाइल आपका ओरिजिनल वॉल्यूम क्या लिख दिया आपने, कैपिटल V। ठीक है, ऑल राइट। नाउ एज पर द डेफिनेशन है कि नहीं, हमें क्या पता है, बल्क मॉडुलस जो होता है किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूम स्ट्रेन के इक्वल होता है। ना ये दोनों भी इक्वेशंस के वैल्यू जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, तो हमें किसके इक्वल मिलेगा, K इज इक्वल टू dP अपॉन में dV अपॉन में V के इक्वल मिलेगा। ये dP क्या है, आपका चेंज इन प्रेशर है कि नहीं, और dV क्या है, आपका चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, आई होप यू गेट दिस। ना इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो आपका फाइनल रिलेशन क्या बनता है, K इक्वल टू V dP अपॉन में dV। ठीक है, आपका ये रिलेशन बन जाता है। ये किसका रिलेशन है, आपका बल्क मॉडुलस का। ठीक है, ऑल राइट। तो यार देखो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है, दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है यार, जिसको हम स्मॉल लेटर n से डिनोट करते हैं ना। ये होता क्या है,
द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन, ठीक है। यानी आपको सिंपली शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का क्या लेना है, रेशियो लेना है। वो किसके इक्वल होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, ठीक है। ऑल राइट, ना देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको डायग्राम में क्या दे रखा है, सपोज आपके पास एक बॉक्स दे रखा है ना, क्या दे रखा है, एक बॉक्स दे रखा है जो जिसका लेंथ कितना दे रखा है आपको, एक स्मॉल लेटर एल के इक्वल दे रखा है ना। देखो आपने किया क्या, आप ऊपर से बेसिकली फोर्स लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। तो इससे होगा क्या है ना, जो आपको बॉक्स था वो बेसिकली डेल्टा एल डिस्टेंस क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। सो इस केस में अगर हम शेयर स्ट्रेस निकालना चाहे तो वो किसके इक्वल होगा आपका, दैट विल बी फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। ऑल राइट, नाउ देखो ध्यान से, शेयर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डेल्टा एल अपॉन में एल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आप इस डायग्राम से देख सकते हो ना। देखो आप डेल्टा एल अपॉन एल को थीटा के इक्वल लिख सकते हो, किसके इक्वल लिख सकते हो, थीटा के, ठीक है। आप इस पर्टिकुलर ट्राइंगल से अगर आप यहाँ से थीटा निकालना चाहोगे तो डेल्टा एल अपॉन में एल के इक्वल आ जाता है, ठीक है। फर्दर अगर आप शेयर मॉडुलस इसमें कैलकुलेट करना चाहोगे तो उसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, शेयर स्ट्रेस अपॉन में शेयर स्ट्रेन के, ठीक है। तो अब जी ये दोनों वैल्यूज़ को, स्ट्रेस और स्ट्रेन के वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको फाइनल रिलेशन क्या मिलेगा, n इक्वल टू एफ अपॉन ए थीटा, ठीक है। आपका ये रिलेशन बन जाता है। ये किसका रिलेशन है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, ठीक है। आप इसको शेयर मॉडुलस भी बोलते हो। अच्छा आगे बढ़ जाते हैं ना। देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ पॉइजन्स रेशियो ना। ये क्या होता है, आइए इसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, है ना। सपोज आपके पास यहाँ पे एक बेसिकली एल लेंथ का वायर है, ठीक है, मेटल का वायर है, ठीक है, जिसका एल लेंथ आपको दे रखा है। आपने क्या किया, बेसिकली उसको आप स्ट्रेच कर रहे हो, क्या कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो ना। द मोमेंट आप स्ट्रेच करोगे आपको पता है उसका लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वाइल उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो इन दैट केस जो स्ट्रेन डेवलप होगा, है ना, जो भी स्ट्रेन डेवलप होगा वो जिस भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में स्ट्रेन डेवलप हो रहा है ना। इसीलिए हम बेसिकली यानी दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। यानी ऐसे स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर स्ट्रेन, क्या बोलते हैं, लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे आप जिस भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, है ना, उसी सेम डायरेक्शन में क्या हो रहा है, आपका स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो वैसे स्ट्रेन को हम क्या कहते हैं, आपका लीनियर स्ट्रेन ना। देखो सेकेंड केस में क्या दे रखा है, जो आपका एल लेंथ का वायर था, है ना, बेसिकली इस बार क्या कर रहे हो आप, फोर्स लगा करके उसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, उसका लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, एट द सेम टाइम डायमीटर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। देखो ध्यान से, हमें पता है इस केस में जो स्ट्रेन आपका डेवलप होगा, है ना, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डेवलप होगा। लाइक जिस भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, है ना, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, आपका स्ट्रेन डेवलप होगा। तो ऐसे स्ट्रेन को हम क्या कहते हैं, लैटरल स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। अब पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, अब देखो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन। यानी आपको लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन का क्या लेना है, रेशियो लेना है, ठीक है। इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, जब इन दोनों के वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, मान लेते हैं आपका लैटरल स्ट्रेन जो था, है ना, वो डी अपॉन स्मॉल डी अपॉन में कैपिटल डी था, और आपका जो लीनियर स्ट्रेन था वो स्मॉल एल अपॉन में कैपिटल एल था। तो आपका इस सिग्मा के टर्म्स में रिलेट किया जाता है ना। आप यहाँ देख सकते हो, है ना, ये जो भी वैल्यू आता है आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे, आपका फाइनल रिलेशन बन जाता है। क्या बनता है, सिग्मा इज इक्वल टू डी इंटू कैपिटल एल अपॉन में स्मॉल एल इंटू कैपिटल डी। आ रही बात समझ में, ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़ जाते हैं ना। देखो आगे हमें दे रखा है दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ना। इसको समझने के लिए ना हम कंसिडर करते हैं, हमारे पास एक वायर है, मेटल का वायर है, ठीक है, जो कि रिजिड सपोर्ट से सस्पेंडेड है, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, उसके लोअर एंड पे हम लोड ऐड करते जा रहे हैं, क्या ऐड करते जा रहे हैं, लोड ऐड करते जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट होगा क्या कि वायर इलोंगेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा, है कि नहीं ना। अगर उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ प्लॉट करें तो वो कुछ इस तरीके से पाथ को फॉलो करता है। अरे बात समझ में, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो ना। देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे ओए रीजन में क्या हो रहा है कि मान लेते हैं आपने वायर के ऊपर बेसिकली एक सिंगल लोड ऐड किया, ठीक है, जो कि mg के इक्वल था। नो अगर आप सिंगल लोड ऐड करोगे तो जो आप ग्राफ में देख सकते हो, स्टार्टिंग में मान लो जो वायर है वो OA डिस्टेंस तक इलोंगेट हो गया, है ना। तो OA डिस्टेंस तक क्या होता है, आपका जो ग्राफ है ना, वो बेसिकली लीनियर है। कैसा है, लीनियर है। लीनियर है इसका मतलब क्या, OA रीजन में आपका हुक्स लॉ वैलिड हो रहा है। क्या वैलिड हो रहा है, हुक्स लॉ का क्या मतलब है कि जो आपका स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो, यानी अगर आप स्ट्रेस को इंक्रीज करोगे स्ट्रेन भी इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। वो यहाँ OA रीजन में फॉलो हो रहा है ना। मान लो फर्दर आपने लोड इंक्रीज कर दिया, है ना, नाउ डबल कर दिया, ठीक है ना। होगा क्या कि जो आपका इलोंगेशन है वो ए बी रीजन तक पहुंच जाता है ना। बिटवीन ए बी रीजन देखो ध्यान से, आपको पता है ग्राफ जो है लीनियर नहीं है, मतलब यहाँ पे देखो ए बी रीजन जो है वो हुक्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। आ रही बात समझ में, ठीक है। ओके ना। देखो आगे अगर आप मान लो फिर से
लोड को ऐड करते जाओगे तो आपका ग्राफ BC रीजन तक पहुंच जाता है। ना देखो BC रीजन में क्या हो रहा है, जो आपका डिफॉर्मेशन है वो इरिवर्सिबल होते जा रहा है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप लोड को बेसिकली हटाते जाओगे, रिमूव करोगे, तो आपका जो वायर है ना, बेसिकली वो अपने ओरिजिनल शेप को, ओरिजिनल साइज़ को रिगेन नहीं कर पाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, ऑल राइट। ना देखो अगर फर्दर आप मान लो लोड ऐड करते जाओगे तो होगा क्या कि आपका CD रीजन में आपका जो स्ट्रेन है बेसिकली वो रैपिडली इंक्रीज़ होगा एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेस। ठीक है, यानी अगर आप मान लो CD रीजन में कहीं भी स्ट्रेस बेसिकली इंक्रीज़ करते जा रहे हो, थोड़ा सा भी इंक्रीज़ करोगे तो स्ट्रेन जो है वो रैपिडली इंक्रीज़ हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेस। आ रही बात समझ में? ठीक है, और लास्ट में फाइनली आपका एक पॉइंट D पे आने के बाद है ना, वो जो वायर है वो फ्रैक्चर हो जाएगा, यानी वो ब्रेक हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, आई होप आपको पूरा स्ट्रेस और स्ट्रेन का समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ना देखो नेक्स्ट आता है दैट इज स्ट्रेन एनर्जी। ना देखो ये होता क्या है, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द वायर ड्यूरिंग एलोंगेशन बाय स्ट्रेचिंग फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। ना देखो ध्यान से इसको समझने के लिए मान लेते हैं आपके पास बो एंड एरो है ना, आप क्या कर रहे हो, उसके वायर्स को बेसिकली क्या कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो। क्या कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो। होगा क्या कि एक पोटेंशियल एनर्जी उस वायर के अंदर स्टोर हो जाती है। यार ये बात समझ में? उसी को हम क्या बोलते हैं, आपकी स्ट्रेन एनर्जी। ना देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो कैसे आता है उसको समझते हैं। देखो ध्यान से, हमें पता है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस किसके इक्वल होता है, फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ना जो भी लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप होगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन में टोटल लेंथ, है कि नहीं, आप यहाँ देख सकते हो। हमें पता है यंग्स मॉडुलस किसके इक्वल होता है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन के इक्वल होता है। मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो हमें देखो y इक्वल टू क्या मिल गया, जो भी आपका रिलेशन मिला है आप देख सकते हो ना। अगर इसको रीअरेंज करोगे आपका एक फोर्स का वैल्यू आ जाता है, किसके इक्वल आता है, F इज इक्वल टू वाई इंटू ए इंटू एल अपॉन में कैपिटल L। ठीक है, आपका ये रिलेशन फोर्स का बन जाता है। नाउ लेट सपोज यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, जो आपका चेंज इन लेंथ है वो x के इक्वल है। किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो हमें पता है वर्क डन किसके इक्वल होता है, दैट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं, हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो ना। देखो ध्यान से, इस फोर्स का वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to L। ठीक है, आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो हमें पता है x का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, x²/2 के इक्वल होता है ना। वाइल आपका ये जो भी कांस्टेंट है आप उसको साइड में रख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका वैल्यू किसके इक्वल होता है, वर्क डन इज इक्वल टू y इंटू ए इंटू चेंज इन लेंथ का स्क्वायर अपॉन में 2 कैपिटल L। ठीक है, आप ये देख सकते हो जो भी बन रहा है। इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, L² को हम L इंटू एल लिख सकते हैं कि नहीं, हाफ को मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है कि नहीं। आपका ये वर्क इक्वल टू कुछ इस तरीके से रीअरेंज होता है। और देखो इसको करने का पर्पज़ क्या था, हमें यहाँ दिख रहा है ये जो y इंटू ए इंटू एल अपॉन में कैपिटल L है ना, ये जो भी है आपका ये फोर्स के इक्वल है। किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल है। मैंने यहाँ फोर्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। और देखो ध्यान से, आपका वर्क किसके इक्वल आ गया, वर्क इज इक्वल टू हाफ इंटू एफ इंटू एल। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो ना। देखो ध्यान से, जो एफ है, एफ को यहाँ पे हम लोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं। वाले जो भी चेंज इन लेंथ हुआ है उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका वर्क का फॉर्मूला आप देख सकते हो ना। देखो ध्यान से, आपको वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है ना, तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ध्यान से, हमें पता है वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, एरिया इंटू लेंथ के। तो मैंने यहाँ एरिया इंटू लेंथ से डिवाइड कर दिया ना। देखो इसको रीअरेंज करने से हुआ क्या कि हमें पता है फोर्स अपॉन एरिया जो है वो आगे जाकर के स्ट्रेस के इक्वल हो जाएगा, वाइल आपका चेंज इन लेंथ अपॉन में कैपिटल L जो है वो स्ट्रेन के इक्वल हो जाएगा। यानी वर्क डन आपका किसके इक्वल हो गया, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन के। ठीक है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन के। ठीक है, ऑल राइट। आगे अगर देखोगे हमें पता है यंग्स मॉडुलस किसके इक्वल होता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन के, है ना। और देयरफॉर हमें ये भी पता है कि आपका स्ट्रेन एनर्जी होता है वो वर्क डन के इक्वल होता है। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ से रीअरेंज करके सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका स्ट्रेन एनर्जी सिंपली आता है। अगर स्ट्रेन के टर्म्स में निकालोगे तो आएगा हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। अगर स्ट्रेस के टर्म्स में निकालोगे तो हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन में वाई आएगा। अरे बात समझ में? ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेन एनर्जी। आई होप यू गेट दिस। आगे बढ़ जाते हैं, है ना। नाउ देखो नेक्स्ट दे रखा है दैट इज डक्टिलिटी। नाउ डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट डिस्क्राइब इट्स एबिलिटी टू बी स्ट्रेच्ड, पुल और ड्रॉन इनटू थिन वायर्स विदाउट ब्रेकिंग। नाउ देखो यार, इसका क्या मतलब हुआ, लाइक सपोज आपके पास एक मेटल दे रखा है ना, आप उसको क्या कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो सच दैट वो बेसिकली थिन वायर्स में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। यार ये बात समझ में? ठीक है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी।
नेक्स्ट आता है दैट इज मेलेबिलिटी. नाउ व्हाट इज मेलेबिलिटी? मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय विच इट कैन बी हैमर्ड टू फॉर्म थिन शीट. यानी यार इसका क्या मतलब हो, लाइक सपोज आपके पास जो मेटल था है ना, इस बार आप उसको हैमर कर रहे हो ना, बेसिकली क्या कर रहे हो, हैमर कर रहे हो सच दैट वो किस में कन्वर्ट हो जाए, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है, ऑलराइट, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी. नेक्स्ट आता है आपका इलास्टोमर्स. इलास्टोमर्स क्या होता है? मटेरियल दैट कैन बी इलास्टिकली स्ट्रेच टू अ लार्जर वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इज कॉल्ड इलास्टोमर्स. यानी ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिसको हम इलास्टिकली क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं. अरे बात समझ में, ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ जाते हैं. अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज इलास्टिक हिस्टेरेसिस. ना देखो यार, हिस्टेरेसिस का मतलब क्या होता है कि लैगिंग बिहाइंड, है ना, आप किसी चीज़ के पीछे लैग कर रहे हो, है ना, उसको हम हिस्टेरेसिस बोलते हैं. ना देखो इलास्टिक हिस्टेरेसिस का क्या मतलब हुआ कि व्हेन द स्ट्रेस इज अप्लाई ऑन अ बॉडी decreases to zero, the strain does not return to zero immediately, the strain lags behind the stress. This lagging of strain behind the stress is called elastic हिस्टेरेसिस. यार इसका क्या मतलब हुआ, इसको एग्जांपल से समझते हैं. लाइक सपोज आपके पास एक वायर है ना, रबर वायर है. कौन सा वायर है? रबर वायर है. रबर वायर क्यों लिया? जस्ट बिकॉज हमें पता है रबर जो होता है वो पार्शली इलास्टिक होता है. ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास रबर वायर है. ठीक है, आपने उसको क्या किया, नीचे बेसिकली आपने एक लोड ऐड कर दिया. ठीक ना, अगर इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ इस तरीके से कर्व में मूव करता है ना. लाइक सपोज देखो स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे थे, लोड को इंक्रीज कर रहे थे. लोड को इंक्रीज करेंगे होगा क्या, स्ट्रेस इंक्रीज होगा, स्ट्रेन भी इंक्रीज होगा, है ना. यानी आपका ग्राफ देखो कुछ ओ ए बी की तरफ मूव करेगा ना, इस पाथ को फॉलो करेगा. स्टार्टिंग में ओ ए फिर ए बी. ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हो. देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग लोड, आप लोड को इंक्रीज कर रहे हो तो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है ना. फर्दर अगर आप मान लो लोड को डिक्रीज करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो आपका देखो ध्यान से पाथ जो इस बार चेंज हो जा रहा है ना, यानी सिमिलर पाथ को ग्राफ आपका रिपीट नहीं कर रहा है ना, वो अलग ही पाथ को फॉलो कर रहा है, दैट इज BCO को फॉलो कर रहा है ना. यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस के पीछे लैग कर रहा है. ठीक है, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक हिस्टेरेसिस. आपका ये जो एरिया यहाँ बीच में डेवलप होता है ये हमें क्या बताता है, ये लॉस ऑफ एनर्जी बताता है. ठीक है, नाउ देखो नेक्स्ट आता है दैट इज हार्डनेस. नाउ व्हाट इज हार्डनेस? हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच अनेबल इट्स टू रेजिस्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. तो यार ये क्या होता है कि आपके पास सपोज कोई मटेरियल है ना, तो बेसिकली आप उसको डिफॉर्म करने के लिए ना, उसको प्लास्टिकली डिफॉर्म करने के लिए आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वो क्या दर्शाता है, उस सब्सटेंस की, उस मटेरियल की हार्डनेस को दर्शाता है. इसका जीता जागता एग्जांपल क्या आपका डायमंड है ना. हमें पता है डायमंड क्या होता है, इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस. सारी बात समझ में, ठीक है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस. ना देखो सेकेंड टर्म दे रखा है दैट इज स्ट्रेंथ. नाउ व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ इज हाउ मच स्ट्रेस कैन बी अप्लाइड टू अ मटेरियल बिफोर इट गोज इनटू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. यार इसका क्या मतलब हुआ, लाइक सपोज आपके पास कोई एक मटेरियल है ना, आपको उसको प्लास्टिकली डिफॉर्म करना है ना, तो उसको प्लास्टिकली डिफॉर्म करने के लिए आपको कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्ट्रेस लगाना पड़ रहा है, वो क्या बताता है, उसकी स्ट्रेंथ बताता है. अरे बात समझ. ना देखो नेक्स्ट आता है आपका टफनेस. नाउ व्हाट इज टफनेस? टफनेस इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चरिंग व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. यानी इसका क्या मतलब है, लाइक सपोज आपके पास कोई एक मटेरियल है ना, आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, है ना, फोर्स अप्लाई करके उसको फ्रैक्चर करने की कोशिश कर रहे हो, और जितना ज़्यादा आपको अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ रहा है, यानी वो क्या दर्शा रहा है कि वो ऑब्जेक्ट जो है कितना टफ है, कितना कठिन हो रहा है आपको, है ना. यानी उसको ब्रेक करने के लिए आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वो दर्शाता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना टफ है. आरी बात समझ में, ठीक है. एग्जांपल में देखो ध्यान से, आपको यहाँ पे प्लास्टिसिन क्ले दे रखा है. ठीक, देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज फ्रिक्शन. नाउ ये क्या होता है, द प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन. यानी मान लो आपके पास दो सर्फेस दे रखे हैं ना, दो पॉली सर्फेस दे रखे हैं, आप चाहते हो उनके बीच में क्या है, रिलेटिव मोशन हो जाए, है कि नहीं. तो फ्रिक्शन क्या करेगा, उनके रिलेटिव मोशन को रेजिस्ट करेगा. रेजिस्ट मतलब क्या, स्टॉप करने की कोशिश करेगा. आ रही बात समझ में. ना देखो ध्यान से, ये जो दो सरफेसेस हैं, या तो ये सेम मटेरियल के बने हो सकते हैं, या फिर ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें डिफरेंट मटेरियल के बने हो सकते हैं. अगर ये सेम मटेरियल के हुए तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कोहेसिव फोर्स कहलाता है. और अगर डिफरेंट मटेरियल के बने हुए हैं तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलते हैं एडेसिव फोर्स. ठीक है, आपको सिंपली ये याद रखना है. आगे हम बढ़ जाते हैं. देखो आगे आता है दैट इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. ना देखो ध्यान से, फ्रिक्शन को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ब्रॉडली अगर देखा जाए तो. सबसे पहला होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, वाइल थर्ड होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन. ठीक है, ना देखो ध्यान से, स्टैटिक फ्रिक्शन से हमारा सिंपली मतलब है जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, है ना, वो स्टैटिक होगा, है ना, वो बेसिकली मूव नहीं करेगा. वाइल देखो ध्यान से, काइनेटिक फ्रिक्शन से मतलब क्या है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा. आ रही बात समझ में. वाइल रोलिंग फ्रिक्शन से क्या मतलब है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, वो बेसिकली रोल करेगा. क्या करेगा, आप यहाँ साइकिल्स के व्हील में देख सकते हो. आ रही बात समझ में.
ऑल राइट, आइए इसको वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। सबसे पहला दे रखा है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। नो ये क्या होता है? द फ्रिक्शनल फोर्स विच बैलेंस द अप्लाइड फोर्स व्हेन द बॉडी इज स्टैटिक इज कॉल्ड फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यार इसको समझने के लिए मान लो आपके पास एक टेबल दे रखा है, टेबल पे एक आपके पास ऑब्जेक्ट दे रखा है ना, जिसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ना मान लो आपने जो भी फोर्स अप्लाई किया उसको फ्रिक्शनल फोर्स ने क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। तो एज अ रिजल्ट होगा क्या? जो आपका बॉडी है वो मूव नहीं करेगा, यानी वो स्टैटिक रहने वाला है। क्या रहने वाला है? स्टैटिक रहने वाला है। ठीक है, तो इसी फ्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, किसके इक्वल होता है? FL इक्वल टू म्यू एस कैपिटल N। ठीक है, यहाँ पे N क्या है? आपका नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, यानी ये इसका क्या है? आपका फॉर्मूला है। आप इसको देखो, यहाँ पे जो म्यू एस इंट्रोड्यूस हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस का फॉर्मूला आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो आगे हमें दे रखा है दैट इज लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसमें सबसे पहला वाला क्या बोलता है कि FL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। यानी इसको सिंपली आप इक्वेशन के फॉर्म में क्या लिख सकते हो? FL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि जो आपका FL होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके? एरिया बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, है ना। यानी जो भी आपका सरफेस है जो कॉन्टैक्ट में है ना, उनके बीच में जो भी एरिया है ना, FL जो है उसके इंडिपेंडेंट होता है। वाइल थर्ड वाला क्या बोलता है कि जो आपका FL है वो डिपेंड करता है मटेरियल, है ना, मटेरियल पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का मटेरियल कांटेक्ट में है, और उनके नेचर पे डिपेंड करता है। आ रही बात समझ? अब देखो नेक्स्ट आता है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। नाउ ये क्या होता है? द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट व्हेन द वन बॉडी इज एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर द अनदर बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन, या फिर आप क्या बोल सकते हो? डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसको समझने के लिए यार मान लो आपके पास एक टेबल दे रखा है ना, मान लो फिर से आपके टेबल के ऊपर अपना वही ऑब्जेक्ट है, आप क्या कर रहे हो ना? फोर्स अप्लाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना। इस बार आपने इतना अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड होने लगा। क्या होने लगा? स्लाइड होने लगा। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ऑल राइट। तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, किसके इक्वल होता है? आपका FK इज इक्वल टू म्यू के इंटू कैपिटल N। ठीक है, और कैपिटल N के आपका नॉर्मल रिएक्शन। देखो म्यू के जो इंट्रोड्यूस हुआ है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ना देखो ध्यान से, आप म्यू के का वैल्यू भी रीअरेंज करके निकाल सकते हो। यहाँ क्या दिया आपको? लॉस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखे हैं ना, टोटल 3 दिए हैं यहाँ पे। आइए वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है कि जो आपका FK है ना, FK जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नॉर्मल रिएक्शन के। वही चीज़ देखो मैंने यहाँ इक्वेशन के फॉर्म में लिख रखा है। आपका सेकंड क्या बोलता है कि FK जो होता है इंडिपेंडेंट होता है शेप के और एरिया के। यार ये बात समझ में? ठीक है। थर्ड केस क्या बोलता है? FK जो होता है आपका डिपेंड करता है नेचर के ऊपर, और किसके ऊपर डिपेंड करता है? मटेरियल के ऊपर। आ रही बात समझ में? ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट आता है दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। नाउ ये क्या होता है? द फ्रिक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट व्हेन द वन बॉडी इज रोलिंग ओवर द अदर इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। यानी जो दो बॉडी हैं आपके पास, है ना, दोनों में से एक बॉडी क्या होना चाहिए? आपका रोल करना चाहिए दूसरे बॉडी के ऊपर। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो उस केस में जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। लाइक एग्जांपल देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने देखा था, है ना, यहाँ आपका जो साइकिल के व्हील्स हैं ये क्या कर रहे हैं? देखो ध्यान से, ग्राउंड के ऊपर क्या कर रहे हैं? रोल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रोल कर रहे हैं। यानी इस केस में क्या हो रहा है? रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपको यहाँ कुछ एडवांटेजेस दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं कि वी कैन वॉक ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द फीट। है कि नहीं? हम जो वॉक कर पा रहे हैं ना, वो भी किसकी वजह से कर पा रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो हम आगे वॉक ही नहीं कर पाएंगे। आ रही बात समझ में? ना देखो सेकंड चीज़ क्या दे रखा है कि वी कैन होल्ड द ऑब्जेक्ट इन द हैंड ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में पकड़ पा रहे हो तो जस्ट बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ऑल राइट। ना थर्ड क्या बोलता है कि ब्रेक्स ऑफ द व्हीकल जो है वो फ्रिक्शन के ऊपर वर्क करते हैं कि नहीं। हेंस वी कैन रिड्यूस द स्पीड और स्टॉप द व्हीकल। यानी आपके जो व्हीकल्स में जो भी ब्रेक्स वगैरह होते हैं, है कि नहीं, वो बेसिकली फ्रिक्शन के ऊपर काम करते हैं ना। तो उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी व्हीकल का हम स्पीड को रिड्यूस कर सकते हैं या फिर हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। अरे बात समझ में? फोर्थ वाला क्या बोलता है कि क्लाइंबिंग ऑन ट्री इज़ पॉसिबल ड्यू टू द फ्रिक्शन। यानी आपको अगर ट्री पे चढ़ना है तो आप वंस अगेन, है ना, थैंक्स टू फ्रिक्शन आप चढ़ पा रहे हो। ठीक है, ना देखो आगे हमें दे रखा है दैट इज डिसएडवांटेजेस। है कि नहीं यार? फ्रिक्शन के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं? सबसे पहला कि फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन। यानी हम जो भी हम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं ना, फ्रिक्शन जो होता है हमेशा उसको अपोज करता है। अरे बात समझ में? सेकंड क्या बोलता है? फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द मशीन्स, इट प्रोड्यूसेस नॉइज। यानी जो भी आपका मशीन होता है ना, फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है, हीट जनरेट होता है। ठीक है, जो कि एक नॉइज क्रिएट करता है। आ रही बात समझ में? थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? ऑटोमोबाइल इंजन्स जो है ना, कंज्यूम मोर फ्यूल ड्यू टू फ्रिक्शन। यार देखो ध्यान से, ऑब्वियस सी बात है ना, जो भी आपका इंजन्स वगैरह है ना,
अगर फ्रिक्शन रहेगा तो उनको ज़्यादा फ्यूल की मतलब रिक्वायरमेंट रहेगी, यार ये बात समझ में है ना, उनको ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा वो, ठीक है। ऑल राइट, तो ये आपके डिसएडवांटेजेस है ना। देखो उसको रिड्यूस करने के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला है यूज़ लिब्रिसेंट ऑयल और ग्रीस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द मशीन, है कि नहीं यार। देखो ध्यान से, सबसे पहली बात, अगर आपको फ्रिक्शन को क्या करना है, रिड्यूस करना है, तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका मशीन है उसके अंदर हम लुब्रिसेंट ऐड कर सकते हैं, या फिर आप ऑयल ऐड कर सकते हो, या फिर ग्रीस ऐड कर सकते हो। देखो लास्ट वाला क्या दे रखा है, यूज़ ऑफ बॉल बेयरिंग कन्वर्ट्स काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। तो यार इसका क्या मतलब हुआ कि हमें पता है जो हमारा साइकिल होता है उसके अंदर हम बॉल बेयरिंग यूज़ करते हैं कि नहीं ना। अगर आप मान लो स्लाइड कर रहे हो, स्लाइड करने से ज़्यादा ईजियर क्या होगा कि आप रोल करो। आ रही है बात समझ में, ठीक है। ऑल राइट, देन आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। इनकेस अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन डू हिट द लाइक बटन और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।